Hi, Bachu. A very warm welcome to today's session with me, Ankana, your master teacher for social sciences at Vedantu. Hoping all of you guys are doing absolutely fine and amazingly well. आज हम करने वाले हैं हमारा तीसरा प्रैक्टिस पेपर फॉर सोशल साइंस डिस्कस. नाउ दैट द एग्जाम्स आर नॉकिंग एट आवर डोर, हमें अभी मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में बताया था कि एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस करते जाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब हमारे पास ज्यादा पढ़ने का वक्त नहीं रह गया है, नई चीजों को पढ़ने का वक्त नहीं रह गया. वी हैव सो मेनी सब्जेक्ट्स, एवरीथिंग हैज टू बी रिवाइज्ड, एवरीथिंग हैज टू बी ऑन पॉइंट. तो अभी बेस्ट तरीका है कि बस प्रैक्टिस करते जाओ, और इसीलिए हमें लगेंगे बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स, और ये इसी बात पे आ गया है आपका तीसरा प्रैक्टिस पेपर. तो करते हैं फटाफट से शुरुआत. So these are your guidelines. ये आपका गाइडलाइन है, ठीक है. ये आपको 24 क्वेश्चंस है सेक्शन ए में, बी में 22 एंड सेक्शन सी में 12, जिनमें से हमें 20, 18 रिस्पेक्टिवली अटेम्प्ट करने हैं. यहाँ पे सेक्शन सी के 12 है, जिनमें से हमें 10 अटेम्प्ट करने हैं. सेक्शन डी में 2 मैप बेस्ड क्वेश्चंस है, जो कि सारे अटेम्प्ट करने हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और सारे क्वेश्चंस आपके 0.8 मार्क्स यानी कि इक्वल मार्क्स के होंगे. तो इसी बात पे शुरू करते हैं आज का सेशन, है ना. फटाफट फटाफट लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर दैट लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट अभिमन्यु. अभी अभिमन्यु कौन है? अभिमन्यु आपका वो रास्ता है जो आपको 10 QJS क्लियर करने में हेल्प करेगा. उसका फॉर्मूला, उस ताले की चाबी जिसमें मिलेंगी असाइनमेंट्स, हर एक हफ्ते टेस्ट, आपकी उस टेस्ट की एनालिसिस, ताकि आपको पता हो कहां पे क्या ठीक करना है. टॉप एडुकेटर्स से कुछ गेस्ट लेक्चर्स मिलेंगे, मेंटरशिप मिलेगी, फाइनेस्ट 10 QJS टीचर्स से, एंड ऑफ कोर्स आरोहन के साथ साथ मेंटली पीसफुल रहने का वेलनेस सेशन भी मिलता जाएगा. लिंक यहाँ पे आपको सामने नजर आ रहा है. आपको बस इस फॉर्मूले की चाबी के लिए इस लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे टेस्ट हो रहा है आगे के एस्पिरेंट्स के लिए 17 और 21 नवंबर को. रिमेंबर गाइस, 17 और 21 नवंबर को 5 बजे से होने वाले हैं ये टेस्ट. आपको रजिस्टर करना है इस पे, और जो हमारे टॉप 3 विनर्स होंगे उनको Amazon वाउचर्स भी मिलने वाले, रिवॉर्ड्स भी मिलने वाले, ठीक है. तो लेकिन ऑफ कोर्स द कंडीशन फॉर द रिवॉर्ड्स आर कि वो वाउचर्स आपको मिलेंगे पोस्ट बैच एनरोलमेंट. तो ये याद रखना है. लेकिन ताले की चाबी तो मिल गई है कम से कम, ये बहुत बड़ा पजल तो रिजॉल्व हो गया है कम से कम. तो बस इसी बात पे करते हैं शुरुआत सेक्शन ए के साथ. लेट्स गेट स्टार्टेड विद सेक्शन ए. The Civil Code of 1804 in France is usually known as. हमें याद होना चाहिए कि ये कोड जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज्यादा चेंज कर चुका था. Correct, it had changed the administration a lot and it was definitely for better. बहुत राइट टू प्रॉपर्टी उन्होंने जारी कर दिया था. उसके बाद जो आपका फ्यूडल सिस्टम था उसको अबॉलिश किया जा रहा था, प्रिविलेजेस बाय बर्थ हटाया जा रहा था. ये सब कौन कर रहे थे? ये सब कर रहे थे हमारे नेपोलियन बोनापार्टे, है ना. तो ये कोड वही लेकर आए थे, तो ये कोड उनके नाम से भी जाना जाता है, विच इज बी Napoleonic Code of 1804. Next, we're going to move to Romanticism. Romanticism refers to what? Romanticism का मतलब क्या होता है? बच्चे आपको याद होगा कि हर एक इंसान जो है वो वायलेंस नहीं यूज कर रहा था, है ना. वायलेंस was not being used by everyone. So what was the other way? Other way was of glorifying glory of culture, of history. और यही लोगों के लिए बन रहा था नया वेपन. This was becoming the new weapon for people, अपना culture, अपना language, and this was known as Romanticism. So it was a cultural movement. अपनी history को, language को glorify करना, लोग उसमें pride feel करें. और उससे क्या होता? उससे होता ये कि फिर इस पे वो डिमांड करने लगते कि भाई हमारा नेशन है, आप उसको आकर के do not please scar it. इसके ऊपर अपने निशान छोड़कर मत जाओ. आप जो भी बाहर से आए हुए हो, आप निकलो यहाँ से, हमें हमारा नेशन सौंप दो, ठीक है. इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अमंग द फॉलोइंग व्हिच सेक्शन वाज नॉट इंक्लूडेड इन द यूरोपियन मिडिल क्लास? बच्चे यूरोपियन मिडिल क्लास वाज द न्यू क्लास, इफ यू रिमेंबर, है ना. ये नई क्लास थी. इसमें कौन से लोग थे?
हमें पता है कि इसमें वो लोग थे जिनके पास पैसे आ गए थे, और क्योंकि पैसे आए थे वो एडुकेटेड भी थे. दिस वाज डिफरेंट फ्रॉम द थर्ड स्टेट ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. तो ये मोस्टली ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेशनल्स, लॉयर्स, ये सारे लोग थे. कौन नहीं था? नोबल्स. नोबल्स और क्लर्जी मिडिल क्लास का हिस्सा नहीं थे. ये तो अपना अलग स्टेट था, अभी भी उसी को एरिस्टोक्रेसी के थ्रू बना के रखना चाह रहे थे. The resources which are obtained from biosphere and have life are called, anything with life is basically bio, है ना. बायोलॉजी पढ़ते हैं, लाइफ से रिलेटेड स्टडी, तो हमारा क्या हो जाएगा? बायोटिक इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which state practices terrace cultivation? टेरेस कल्टिवेशन यानी कि स्टेप फार्मिंग, है ना. ऐसे ऐसे टेरेसेस बनाते हैं. उससे होता क्या है, जब आपका, सॉरी, आई एक्चुअली हैव शोन द आंसर बट इट्स ओके, आई एम स्टिल गोना गो बैक. जब यहाँ से पानी बह रहा होता है वो यहाँ पे आता है और यहाँ पे सारी चीजें कलेक्ट हो जाती हैं. फिर वो धीरे धीरे इधर से बहता है, फिर यहाँ पे कलेक्ट हो जाती हैं. तो एक स्टीप फ्लोर में क्या होगा कि सब कुछ एक बार में नीचे चला जाएगा और यहाँ कलेक्ट होगा. तो सॉइल इरोजन वगैरह को अवॉइड करने के लिए हम टेरेसेस बना देते हैं, ऐसे स्टेप्स बना देते हैं, ताकि पानी का जो नीचे जाने वाला स्पीड है वो कम होता जाए, और जो भी उसके पास इरोडेड सामान है वो अगले अगले स्टेप्स पे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप्स पे कलेक्ट होता जाए. अब ये कहाँ होती है? तो बच्चे, अगर ये हाइट ऐसे स्टीपनेस को तोड़ने के लिए की जा रही है तो ये ऑब्वियसली माउंटेन्स पे की जाती होगी, हिल्स पे की जाती होगी. वैसे रीजन में पंजाब, यूपी, हरियाणा, ये तो इनमें से कहीं भी पहाड़ तो है नहीं. कहाँ पे है? उत्तराखंड में. उत्तराखंड हमारा सही जवाब है ना. नेक्स्ट. झुमिंग इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान इज कॉल्ड वॉल्टो, पोडू, पेंडा और कुमारी. झुमिंग जो है वो साउथ ईस्टर्न राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज वॉल्टर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ लॉन्ग डज शुगर केन टेक टू ग्रो? शुगर केन ग्रो करने के लिए कितना वक्त लेता है? ऑलमोस्ट 4 months, ऑलमोस्ट 6 months, ऑलमोस्ट अ ईयर और ऑलमोस्ट 3 months. आपको याद होगा, हम देखते हैं, हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में, कि विलेज के फील्ड्स में एक तरफ शुगर केन लगा देते हैं और वो पूरे साल चलता जाता है, क्योंकि ये वेरी करता है. नॉर्मली 7 से 12 महीने इसका टाइमलाइन माना जाता है. पर अगर 7 से 12 महीने कह रहे हैं यानी कि ऑलमोस्ट अ ईयर, है ना, तो 6 महीने से ज्यादा हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल तो हो ही गया, और उसमें भी 7 से 12 का ग्राफ है, तो ऑलमोस्ट 1 year विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. राबी इज टू वीट, ज़ैद इज टू व्हाट? राबी क्रॉप है, एनालॉजी का क्वेश्चन है. राबी क्रॉप का एग्जांपल वीट है. राबी क्रॉप यानी कि क्या? विंटर क्रॉप्स, है ना. बारिश, सॉरी, ठंड के मौसम में अक्टूबर नवंबर में, दिसंबर में इसको सो किया जाता है, अब अप्रैल टू जून में इसको कल्टिवेट कर दिया जाता है. ज़ैद क्या होता है? ज़ैद होता है हमारा समर क्रॉप, जो खारिफ के पहले फिर आपका अप्रैल से लगभग लगभग लेकर के अब सितंबर, मतलब उस बीच में जून तक में लगाते हो. तो ये कौन सा क्रॉप हो गया? ज़ैद. मूंग, वाटरमेलन, मस्टर्ड और उड़द. बच्चे, ज़ैद क्रॉप मोस्टली आप देखोगे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ही आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम्पल में. ऑल्सो बिकॉज इनका जो ग्रोथ पीरियड होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, 2 से 3 महीने में हो जाते हैं, इसीलिए खारिफ और राबी के बीच में इसको सो किया जा सकता है. एक्चुअली राबी और खारिफ के बीच में, समर सीजन में. तो ज़ैद का एग्जाम्पल हमारा होगा वाटरमेलन. इसीलिए गर्मियों के वक्त वाटरमेलन जो है वो बेस्ट मिलता है. अब तो पूरे साल मिलने लग गया है, पहले सिर्फ समर्स में मिला करता था. ठीक है. पावर स्ट्रगल डिमांडिंग सेपरेट ईलम वाज लॉन्च्ड बाय. सेपरेट ईलम यानी कि अ सेपरेट स्टेट. सेपरेट स्टेट कौन मांग रहा था? ईलम. आपको इस लैंग्वेज से ही समझ आ रहा होगा कि डिफरेंट है, तो इट वाज द तमिलियंस. श्रीलंका में तमिलियंस ने जब उनको डोमिनेट कर दिया जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बुद्धिज्म को फॉस्टर कर रही थी, सिन्हालीज को एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट प्रिविलेज दिया जा रहा था, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जा रही थी, तो तमिलियंस ने बोला एक काम करो, आपको सिन्हाला लैंग्वेज को अपने लिए रखना है, आपको अपने लोगों को ज्यादा जॉब्स देनी है, सब ठीक है, हमको एक डिफरेंट स्टेट दे दो, हम वहां शांति से रहेंगे. बट ऑब्वियसली ये नहीं सुना गया, एंड अल्टीमेटली लेड टू अ सिविल वॉर. Power shared among governments at different levels is also known as. Different levels है बच्चे. तो horizontal distribution, vertical distribution, slant distribution, none of the above. देखो slant distribution तो कुछ होता ही नहीं है, और none of the above भी हमारा जवाब नहीं है. हमारा जवाब है vertical distribution. अब आपको लगेगा मैम among different levels है, ये horizontal क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चे horizontal में सब लोग same level पे होते हैं, उसी पे division होता है. डिफरेंट लेवल वर्टिकल में आता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, है ना.
ऑल्सो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में शेयर होता है, डिफरेंट लेवल्स के बीच में नहीं, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में ऐसा होता है, विच इज योर फेडरलिज्म। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। A warlike conflict between two opposite groups in a country. सेम कंट्री के सिटीजन्स जब आपस में लड़ने लग जाए तो इसे क्या कहते हैं? वो वहां के सिविलियंस होते हैं, ठीक है, उनके बीच में लड़ाई होती है, इसको हम सिविल वॉर कहते हैं, जो कि श्रीलंका में हुई थी। एथनिक वॉर वुड बी बिटवीन सोशल ग्रुप्स एंड कोल्ड वॉर, ठीक है। एथनिक वॉर ऐसा कुछ होता नहीं है, एथनिक वॉर मतलब एथनिसिटी से रिलेटेड हो सकता है, बट अल्टीमेटली जब सेम जगह के सिटीजन्स लड़ रहे हैं उसे हम सिविल वॉर का नाम देते हैं, ठीक है। The painting, The Dream of Worldwide Democratic and Social Republics was prepared by whom? अगर आपको याद होगा, बिल्कुल चैप्टर के बिगिनिंग में खोलते से हमें एक पेंटिंग दिखती है और उसी के बारे में पूछा जा रहा है। वहां पे एक यूटोपियन वर्ल्ड को दिखाया गया है, आपका डिपिक्ट किया गया है, एंड हु हैज डन दैट? इट वाज बी फ्रेडरिक सोरेल, ठीक है। तो बी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 wars over 7 years with Austria, Denmark, Germany and France ended in whose victory? तो ये मैंने आपको फैड करके याद करवाया था, मैंने आपको बताया था कि बिस्मार्क ने इस पूरी चीज को जो है मॉनिटर किया था, है ना। तो किसकी विक्ट्री है ये? डैनिश, प्रशियन, फ्रेंच, रशियन। बच्चा, इट ऑब्वियसली लेड टू यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी विद द Prussian victory under Otto von Bismarck and William Kaiser being the first being the king. Which of the following aspect best describes this image? ये जो पिक्चर है ये बेस्ट किस चीज से डिस्क्राइब हो रही है? Round Table Conference at London, Constituent Assembly of India, the Frankfurt Parliament in the Church of St. Paul, or the Hall of Mirrors of Versailles. बच्चे, ये हमें याद है कि पहला जो है असेंबली हुई थी, पार्लियामेंट की बात हो रही है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जर्मनी में पहले नहीं हुआ करता था, फाइनली बना था, चर्च ऑफ सेंट पॉल में आया था, ठीक है। Which among the following economic activities is not in tertiary sector? tertiary sector में नहीं है। tertiary sector यानी कि सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में दो चीजें नहीं होंगी, नेचर से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग या फिर किसी भी तरह का प्रोसेस्ड गुड्स मैन्युफैक्चरिंग। बैंकिंग, बी कीपिंग, टीचिंग, वर्किंग इन अ कॉल सेंटर, ये तीन जो है ये सर्विसेज है। बी कीपिंग इज समथिंग वेयर यू आर यूजिंग द नेचुरल रिसोर्स, दिस विल बिलोंग टू द प्राइमरी सेक्टर, है ना, प्राइमरी सेक्टर को बिलोंग करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following sectors is the largest employer in India? ये जो employer है इनके पास more than half of the population works, but strangely enough इनका contribution in GDP is the least, बिल्कुल भी उतना नहीं है जितने लोग हैं। कौन सा सेगमेंट है ये? प्राइमरी सेक्टर, है ना। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा लोग हैं लेकिन प्रोडक्शन वहां से इतना ज्यादा नहीं होता है। Literacy measures the proportion of literate population in which age group? बच्चे, एक एज ग्रुप ऐसा होना चाहिए जहां पे समझ आए, लोगों को समझ हो। 5-6 साल के बच्चों बहुत ही छोटे हो जाते हैं, तो हमने कहाँ से लिया है? 7 एंड अबव लिया है। मेजरली 7 से 14 को टारगेट किया जाता है एडुकेट करने के लिए कि कम से कम इन लोगों को एलिमेंट्री एजुकेशन मिल जाए। बियॉन्ड दैट ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू गेट पीपल एडुकेटेड, लेकिन जब हम लिटरेट पॉपुलेशन को कंसिडर करते हैं तो हम 7 साल के नीचे नहीं लेते हैं, ठीक है। पर कैपिटा इनकम रेफर्स टू, पर कैपिटा बेसिकली मींस जब हम टोटल इनकम ऑफ एनी कंट्री को डिवाइड कर देते हैं उसके टोटल पॉपुलेशन से। जब आप ऐसा करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि पर पर्सन इन द कंट्री कितने पैसे हैं, चाहे कमाने वाले लोग हो या ना हो, खर्च तो सब पे होते हैं, तो हमें पर पर्सन पता चलेगा। इसको एवरेज इनकम भी कहा जाता है कि हर एक बंदे के पास कितना पैसा है। BMI, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, है ना, is a method of finding longevity, health status, infant mortality और economic status। बच्चे, हमारा हेल्थ कैसा है ना, उसको मेजर करने के लिए हम BMI का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे आप अपने हाइट को डिवाइड करोगे वेट से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या वेट को डिवाइड करते हैं हाइट से। बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। So do not forget to tell me in the comment section the formula for BMI, और उसमें से एक स्क्वायर भी होता है, so you have to tell me, ठीक है। And do not also forget to tell me the ranges.
सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू टेल द रेंजेस कि कितना जो है अंडर नरिश्ड, कितना सही, और कितना ओवरवेट या ओबीज, अंडर नरिश्ड नहीं अंडरवेट, और ओबीज का रेंजेस क्या माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, who has the special power to administer the union territories in India? ये हमें फेडरलिज्म में जो 3 लिस्ट्स थी उसमें बताया गया है, ठीक है। वहां पे हमने देखा है किसके अंदर क्या है, स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट्स आती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर या प्रेसिडेंट। यूटीज कौन मॉनिटर करता है? यूटीज बच्चे डायरेक्टली सेंटर से मॉनिटर होती हैं, एंड द करेक्ट आंसर विल बी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उसका ध्यान रखते हैं। Now, on that note, I don't know if you guys have heard about the results in the dhamaka that we have done or not, but October में यार जो जेई एडवांस के रिजल्ट्स आए हैं, वेदांतु ने और हमारे वेदंस ने मचा दिया है। 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ वेदांतु से गए। सिर्फ वेदांतु से 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स आर देयर, and this clearly shows that we are celebrating these achievements by building a better future of the country. ये सारे टॉपर्स, विनर्स हमारे पास से ही जाने वाले हैं आगे में। हम बेहतर और बेहतर करने जा रहे हैं। We are building the future of the nation. 6% of the upcoming batch will be from Vedantu. आप सोचो 100% जो स्टूडेंट्स होंगे उनमें से 6% सिर्फ और सिर्फ वेदांतु के होंगे सारे स्टूडेंट्स। Over 60% of them will come from 3 and 4 tier 3 and 4 towns, यानी कि बड़े शहरों में फैंसी कोचिंग्स में जाकर के पढ़ लेना ऑप्शन है, बच्चे अवेल कर रहे हैं उसको, कोई बुरी बात नहीं है, बट उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास ऑप्शन है, वो उसको अवेल कर पा रहे हैं। जो बच्चे छोटे शहरों में, गांव में, जहाँ कोचिंग सेंटर नहीं है, उनका क्या? उनके लिए आईआईटी के रास्ते पहले ही खुलने के बंद हो जाते थे। बट विद वेदांतु दिस इज चेंजिंग, बिकॉज हर घर वेदांतु। तो 5% ऑफ टॉप थाउजेंड्स आर वेदांतु। 5% उनमें से, उन 1000 बच्चों में से हमारे यहाँ के। आप नेशनल एवरेज से अगर कंपेयर करोगे तो वेदांतु का जो एवरेज है वो 3 गुना ज्यादा है। तो ये तो हमने देख लिया यार कि हम जो है मचा रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द रियल अचीवमेंट। वी आर हियर फॉर द अचीवर्स और एवरीवन हु इज वर्किंग हार्ड, चाहे वो हमारे प्रेरक हो, चाहे वो प्रियांशु हो, ये कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता। So do tell me, how are you feeling about the results? Does this make you feel proud? Because I certainly am feeling very, very proud. तो यार मिलके बनाते हैं हर घर वेदांतु, चाहे गांव हो या शहर, इंडिया हो या कहीं भी, जहां पे भी बच्चों को पढ़ना है, वेदांतु इज ऑलवेज ऑलवेज अवेलेबल। सो हाउस द जोश गाइस? बनाए रखना है बहुत ही ऊंचा, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक रिजल्ट आया है, अभी बहुत बड़े बड़े धमाके होने बचे हुए। तो टुगेदर वी आर गोइंग टू मेक अ सक्सेस स्टोरी, टुगेदर वी आर गोइंग टू रॉक। हमारा ये रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ एक एविडेंस था, अभी बहुत कुछ आने वाला है। अभी इसी बात पे सेक्शन 20 शुरू करते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द फॉलोइंग इमेज? ये इमेज जो है ये किस चीज को दर्शा रहा है? डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड, सी राउट्स इन द वर्ल्ड, मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर, or map showing the locations of various countries. And the correct answer is map celebrating the British Empire. हमारे चैप्टर के एंड में दिया हुआ ये मैप। बच्चों इससे हमें ये समझ आता है बिल्कुल क्लियर कि इमेजेस बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ सकते हैं। हर एक इमेज जो हमारे बुक्स में दी गई है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना और देखना है। एक बार एटलीस्ट अगर आप ध्यान से उसके नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन को पढ़ लोगे, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब ऑप्शंस आएंगे, इवन इफ यू डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, ऑप्शंस देख करके आपको रिकॉल हो जाएगा। तो पिक्चर्स को ध्यान से जरूर देखना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन फ्रांस अंडर लुई फिलिप, रिबेलियन बाय पोलैंड अगेंस्ट रशिया। आपको यहाँ पे डेट्स काफी काम आएंगे। अगर आपको डेट्स याद है तो आपको याद रहेगा क्रोनोलॉजी मीन्स व्हाट? ऑर्डर ऑफ अकरेंस। जैसे जैसे जो जो चीज होती गई उस ऑर्डर में उसको अरेंज करना है। आपको बताना है इनमें से सबसे पहले क्या और आखिरी में क्या हुआ था।
तो डेट्स देख लेते हैं। ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिली 1832, मोनार्की स्टैब्लिश हुई थी 1815 में लुई फिलिप के अंडर फ्रांस के लिए, और 1831 में रिबेलियन हुआ था। तो ऑब्वियसली ये सबसे पहले हुआ, फिर ये हुआ एंड फिर ये हुआ, which means second, third and first is the correct order. ठीक है, तो डेट्स थोड़ा ध्यान से देखोगे, क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस के लिए भी वो काम आता है। ओके, how did the great powers redistribute in the regions of Europe in 1815? Pick the correct option. तो हमें पता है रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, ठीक है, कब? बैटल ऑफ वाटरलू के बाद ट्रीटी ऑफ वियना में बात हुई थी कि हाँ ये एरिया तुम ले जाओ, ये हम ले जाएंगे। तो इनमें से कौन सा सही है? Russia was given some parts of Prussia, Piedmont was given Lombardy, Austria gained control over southern Italy, or Kingdom of Netherlands was given Belgium. Which out of the following options are correct? Think about it, recall. 1815 का रिजल्ट पूछा जा रहा है, उसके पहले या बाद का नहीं। वर्ल्ड वॉर वन अभी नहीं हुआ है, इनमें से एक ऑप्शन वर्ल्ड वॉर वन के बाद की गई है, तो शायद कंफ्यूजन हो सकती है। द करेक्ट आंसर इज डी, किंगडम ऑफ नीदरलैंड वाज गिवन बेल्जियम, है ना, नीदरलैंड को बेल्जियम दे दिया गया था। उसके बाद असर्शन, ब्लैक सॉइल इज आइडल फॉर ग्रोथ ऑफ पैडी, व्हीट एंड सीरियल्स। ब्लैक सॉइल इज वेल नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। मैं हमेशा कहती हूँ एक सिंपल सा तरीका है, पहले आइडेंटिफाई करो सारे फैक्ट्स को, ट्रू है या नहीं है। अगर आपके दोनों असर्शन और रीजन ट्रू है तभी आप इन दो ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स निकलता है तो आपका यहीं पे काम खत्म हो जाएगा। सो रीड इट वेरी वेरी केयरफुली। Black soil is ideal for growth of paddy, wheat and cereals. Reason is black soil is well known for its capacity to hold moisture. Let's move forward. I hope you guys did think about it. बच्चों यहाँ पे assertion गलत है। ब्लैक सॉइल में शायद ये क्रॉप्स ग्रो कर भी जाए, इट इज नॉट आइडल। एलुवियल सॉइल इज व्हाट इज आइडल फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज क्रॉप्स। बिल्कुल परफेक्ट। ब्लैक सॉइल में बहुत ज्यादा मॉइस्चर, बहुत ज्यादा वाटर रिटेंशन होती है, और ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए इस एक्चुअली सॉरी, ए इज इनकरेक्ट, आर इज करेक्ट, ठीक है, आर करेक्ट है हमारा, ए इनकरेक्ट है। तो आपका ऑप्शन ए वाला, ये डी ऑप्शन सही है हमारा, ये वाला नहीं, ठीक है। तो ए बी सी गलत है, ओनली डी इज करेक्ट। ओके गाइस, मूविंग ऑन। Why was there an urgent need for decentralization in India? Decentralization का मतलब क्या है? Power sharing in simple words, power sharing on different levels, ठीक है, on different levels of government। क्यों जरूरत हो सकती है? डाइवर्स कंट्री थी इसलिए, बड़ी कंट्री थी इसलिए, बहुत सारे लैंग्वेज और कल्चर थे इसलिए, या ऑल ऑफ द अबव? जब भी कंट्री ज्यादा डाइवर्स होगी, बहुत ज्यादा वेरिएशंस होंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा हो सकते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा हो सकते हैं ग्रास रूट लेवल पे। ऊपर ऊपर वाले हमें दिख जाएंगे, बड़े वाले फाइट्स भी हमें दिख जाएंगे, गवर्नमेंट स्टेट की, सेंटर की विल रीच आउट एंड रिजॉल्व दोस। बट जो बिल्कुल नीचे दर्जे पे, छोटे गांव में कहीं पे किसी एक बंदे को प्रॉब्लम हो रही है, वो स्टेट की नजर में आना डिफिकल्ट है। इसीलिए लगा कि डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं और एक लेवल, लोकल लेवल लेकर आते हैं, ताकि डेमोक्रेसी का एसेंस बेटर तरीके से मेंटेन किया जा सके। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। Identify the appropriate reason for feeble structure of federalism in India before 1990. Feeble यानी कि weak, strong नहीं था, हिला हुआ था, टामामटोल, ठीक है, डाम मटोल कुछ तो कहते हैं यार, I'm not getting the word, but yeah, it was not stable, it was not fixed, हिलता डुलता सा, अनस्टेबल सा था। तो आके फेडरलिज्म की हालत हिली हुई क्यों थी इंडिया में, स्पेशली 1990 के पहले? Domination of power politics by one party, less power granted to the states, unitary form of government, amendments in the constitution. यहाँ पे आपको मल्टीपल आंसर्स करेक्ट लग रहे होंगे, बट लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू देयर इज ओनली वन एंड वन आंसर। स्टार्ट एलिमिनेटिंग, थिंक अबाउट इट। आपको साल यहाँ पे क्लियरली बताया गया है, आप इन जनरल इन सिंपल टर्म सोच सकते हो कि एप्रोप्रिएट रीजन क्या होगा। शायद 1990 देख करके आपके दिमाग में डिसेंट्रलाइजेशन आ जाए, बट डिसेंट्रलाइजेशन तो हमने डेमोक्रेसी के एसेंस को और बेटर तरीके से और फेडरलिज्म को इवॉल्व करने के लिए लाया था, कि हर एक बिल्कुल छोटे से छोटे लेवल तक हम लोकल गवर्नमेंट बनाकर पहुंच सके। उसके पहले
पूरी फेडरलिज्म ही जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में थी इंडिया में। आखिर क्यों? क्योंकि बच्चे एक ही पार्टी थी जो सब जगह डोमिनेट करती थी। होता क्या था, सेंटर और स्टेट वाला रिलेशन यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको लग रहा है अगर, ठीक है, कि मैम लेस पावर ग्रांटेड टू स्टेट सही होना चाहिए, तो ये सही नहीं होगा। ये सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो हमारी 3 लिस्ट थी जो सबको पावर देती थी वो 1990 के पहले बन चुकी थी। वो लिस्ट ने पहले ही बता दिया था, जो स्टेट के पास पावर 1990 के बाद रही वो उसके पहले भी थी। इस वक्त बेसिकली प्रॉब्लम ये था कि एक पार्टी थी जो सेंटर में और मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में थी, है ना, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, सेंटर में और मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में एक ही पार्टी थी जो रूल करती थी। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जिस स्टेट में वो पार्टी नहीं होती थी वहां पे गवर्नमेंट को परेशान करना, गवर्नमेंट गिरा देना, ये सारी चीजें की जाती थी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन भी लिया था। So it was domination of power politics by one party on all the states. यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हमारा था ही नहीं, हम हमेशा से स्ट्रक्चर में फेडरल ही रहे हैं, भले हमारा एसेंस यूनिटरी रहा हो थोड़ा सा। दैट वाज नॉट द रियल रीजन। एंड अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसा कौन सा 1990 के बाद अमेंडमेंट हो गया जिसने कहानी पलट दी? जो भी अमेंडमेंट होने थे उसके पहले हुए हैं, इसलिए 1990 आपको साल दिया हुआ है, ठीक है। सो इट वाज जस्ट वन पार्टी। हमारा तीसरा एक्सपेरिमेंट ऑफ फेडरलिज्म में स्टेट सेंटर का रिलेशन दिया हुआ है, वहां पे आप देख लेना। देन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस आर नॉट फाउंड वेयर? इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया। बच्चे ऑस्ट्रेलिया इज अ फॉर्म ऑफ कमिंग टुगेदर, है ना, तो ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब क्या होता है? कोलिशन गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, पुट्स अ चेक ऑन द एक्सरसाइज ऑफ अनलिमिटेड पावर्स ऑफ on the organs of the government by maintaining a balance of power among various institutions. Federal division of power. इनमें से कौन सा जवाब हमारा सही होगा? सोच लिया आपने? सी हमारा सही है, हॉरिजॉन्टल पावर डिवीजन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं उसको, सेम लेवल पे ऑर्गन्स के बीच में पावर डिवाइड कर दिया जाता है, किसी के पास किसी के ऊपर सुपीरियोरिटी नहीं है, बट दे कीप अ चेक एंड बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट, Dash is referred to as social division based on culture and language. Pressure group, ethnic group, interest group, or none of the above. बच्चे culture के साथ ethnicity आती है, ethnic group is the correct answer. What is the percentage of German speaking people in Belgium? तो हमें याद होगा कि डच थे, फ्रेंच थे और जर्मन थे। अगर आप पूरी कंट्री की बात करो तो डच वर 59, फ्रेंच वर 40, है ना, तो जर्मन कितने हो गए? 1% हो गए, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। ब्रुसेल्स में हाउएवर फ्रेंच 80 जो कैपिटल सिटी है और डच 20 थे, ठीक है, वहां पे जर्मन्स के बारे में नहीं है। Income alone is not completely adequate indicator of the development of a country. इनमें से कौन से statements सही हैं when it comes to this particular statement? कौन से statements options यहाँ पे aligned है to the statement given above? Money cannot ensure a pollution-free environment for individuals. Some people earn more than the others do. Money does not ensure respect and dignity and security for individuals. All of the above. बच्चे पैसा सिर्फ एक और इकलौता गोल नहीं होता डेवलपमेंट का। क्यों? क्योंकि हमने यही देखा है कि आपको इक्वालिटी और ये सारी चीजें, रिस्पेक्ट वगैरह नहीं दिलाती है। मनी गेट्स अस मटेरियलिस्टिक स्टफ, मटेरियल चीजें जो हमें चाहिए वो सब हमें मनी दिलवा देती है, बट अगर हमें पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए या कुछ भी और चाहिए तो लोगों की मदद लगती है, हमें लोग चाहिए। और तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट जो है वो सारे करेक्ट है और अलाइंड है यहाँ गिवन स्टेटमेंट से। अंडरएम्प्लॉयमेंट occurs when? अंडरएम्प्लॉयमेंट को हम हिडन या डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि काम करने वाले को लगता है कि वो काम तो कर रहा है बट एक्चुअली में उसका पूरा पूरा पोटेंशियल यूज नहीं होता, उसकी पूरी कैपेसिटी यूज नहीं होती। तो अंडरएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है पीपल आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर केपेबल ऑफ डूइंग, डू नॉट वांट टू वर्क, आर लेजी, नॉट पेड, ये सब गलत है। अंडर एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिकली रेफर्स जहां लोग काम कर रहे हैं बट अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी को यूज नहीं कर रहे हैं। Which of the following options is incorrect about public sector?
पब्लिक सेक्टर क्या होता है बच्चे? पब्लिक सेक्टर इज व्हाट द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फॉर देयर पीपल एट अ रिड्यूस्ड सब्सिडाइज्ड रेट इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जो भी बेसिक सर्विसेज हैं, नेसेसिटीज हैं, वो सबके लिए अवेलेबल और एक्सेसिबल हो सके। तो यहाँ ऑप्शंस दिए गए और हमको इनकरेक्ट, हमें गलत वाला बताना है। गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स, सही है। सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, सही है। मेन पर्पस इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, बिल्कुल सही बात है। इंडिविजुअल्स और कंपनीज ओन मोस्ट एसेट्स, ये सही। ये स्टेटमेंट गलत और जवाब हमारा सही हो जाएगा। ये स्टेटमेंट हमारे पब्लिक सेक्टर को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, ठीक है। इन इंडिया dash sector is the largest employer while dash sector is the largest income generator। हमने ये डिस्कस कर लिया है जब हमने एग्रीकल्चर वाला स्टेटमेंट किया था। मैंने बोला था कि जीडीपी उनसे ज्यादा नहीं आती, तो हमारा प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट तो बहुत देती है, बट जीडीपी सबसे ज्यादा सर्विस यानी कि टर्शरी सेक्टर देती है। अब असर्शन और रीजन का सवाल आ गया। The crude oil reserves are going down for the entire world and the countries need to find a substitute for the crude oil. Reason is given that a country that is dependent on imports for the crude oil will demand more crude oil in the future. I'm going to give you some time to read this. Remember, identify whether the statements are true or not. Only then dwell into saying whether the R is the correct explanation or not. So take few seconds. I would say अगर आपको ज़्यादा time चाहिए तो आप pause कर दो वीडियो को, ध्यान से पढ़ो इन सवाल को, इस सवाल को, इन statements को, and then move forward. I'll wait for 5 seconds and then I'll move on to the discussion of the question. Okay guys, now see both the statements are true. हमें पता है कि क्रूड ऑयल जो है वो खत्म हो रहा है और इसकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है, और सब्स्टिट्यूट इसलिए हमें इसका फटाफट लाना होगा, क्योंकि एक ऐसी कंट्री जो क्रूड ऑयल पे ही कंप्लीटली डिपेंड करती है उसको तो और ज्यादा जरूरत लगेगी। जब और ज्यादा जरूरत लगेगी तो और ज्यादा एग्जॉस्ट होगा, और जितना ज्यादा एग्जॉस्ट होगा उतनी जल्दी खत्म हो जाएगा और फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। जब कुछ नहीं बचेगा तो एक ऐसी कंट्री जो इतना सारा ऑयल कंज्यूम कर रही है, यूज कर रही है, वो क्या करेगी? तो आपको ये याद रखना है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और जब आप यहाँ बिकॉज लगाकर पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। द क्रूड ऑयल रिजर्व्स आर गोइंग डाउन फॉर द एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में खत्म हो रहा है, इसीलिए हमको सब्स्टिट्यूट चाहिए। क्यों चाहिए सब्स्टिट्यूट? क्योंकि एक कंट्री जो पूरी तरह से डिपेंडेंट है उसकी डिमांड तो फ्यूचर में ऑयल की और ज्यादा बढ़ेगी, इसीलिए सब्स्टिट्यूट लाना जरूरी है, ठीक है। The dash sector covers those places of work in which terms of employment are regular. रेगुलर है, रूल्स हैं, रजिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट के साथ, ये यहाँ पे बेनिफिट्स हैं, ये सब होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हमारा सही जवाब है। एक और असर्शन रीजन का क्वेश्चन। द बाल्कन्स बिकेम द सीन ऑफ बिग राइवलरी। बहुत ज्यादा यहाँ राइवलरी, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए, ठीक है। बहुत सारे कंट्रीज थे, हो रहे थे कॉन्फ्लिक्ट्स। The spread of the ideas of romantic nationalism in Balkans together with the disintegration of Ottoman Empire made the region very explosive. Now guys, first identify whether both the statements are true or not. I'm going to give you some time to identify that. And then we'll move on to the discussion whether reason is the correct explanation of assertion or not if both the statements are true. अगर दोनों सही हैं तब फिर हम उस पोर्शन को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। So read your options carefully. I'm going to repeat the sentence again. The Balkans became the scene of big power rivalry. We know that the First World War happened because of the Balkan region's disputes. है ना, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा कहता है कि the spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkans together with the disintegration of Ottoman Empire made the region very explosive. This is also absolutely right. ये डिट्टो आपकी बुक में लिखी हुई है, और यही रीजन बन गई बच्चे, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैपनिंग एंड द बिग राइवलरी, ठीक है। इसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, रीजन एक्सप्लोसिव हो रहा था, और सब आपस में कंपीट करने लग गए। तो जब आप यहाँ पे भी बिगेस्ट लगाकर पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये दोनों सही है, और आर जो है वो सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, ठीक है। How many languages are included in the 8th schedule? अगर आपको याद होगा, हिंदी को हटाकर हम हमेशा कहते हैं 21 लैंग्वेजेस है, तो हिंदी को जोड़ करके कितने हो गए? 22, ठीक है। इंग्लिश इस 8th शेड्यूल का हिस्सा नहीं है, याद रखना। मूविंग ऑन टू सेक्शन सी, मैं फटाफट आपके लिए अपना वीडियो हटा देती हूँ ताकि आप सोर्स को पढ़ सको।
सोर्स कहता है ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट. These rivalries were evident in the way Balkan problem unfolded. Each power, Russia, Germany, England, Austro-Hungary, was keen on countering the hold of the power over the Balkans and extending its own control over the area. This led to a series of wars in the region and finally the First World War. Nationalism aligned with imperialism led Europe to disaster in 1914. Meanwhile, many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination. The anti imperial movement that developed everywhere were nationalist in the sense that they all struggled to form independent states and were inspired by a sense of collective national unity forged in confrontation with imperialism. European ideas of nationalism were nowhere replicated, for the people everywhere developed their own specific, which means uniqueness, variety of nationalism. But the idea that society should be organized into nation states came to be accepted as a natural and universal. ठीक है, तो अब इसी बात पे पहला सवाल देखते हैं. हमें पता है अगले कुछ क्वेश्चंस जो है वो इसी हमारे सोर्स से होंगे. पहला सवाल, name the European disaster faced by the world in 1914. बच्चे we know that it did lead to the, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, it led to the series of wars and finally the world war. तो it was the world war, outbreak of World War One. Next, how did nationalism of early 20th century differ from early 19th century nationalism? यहाँ पे आपने देखा हुआ है कि यहाँ पे नेशनलिज्म जो है वो लिंक हो गया था इंपीरियलिज्म से. आप देखो अगर यहाँ पे, ठीक है, डेवलप्ड एवरीवेयर, ठीक है, एंड दे स्ट्रगल्ड. यहाँ पे क्या हो रहा था, इट हैड अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड फोर्स्ड इन कॉन्फ्रंटेशन विद इंपीरियलिज्म. ठीक है, so countries, what had happened, they began to oppose the domination and European ideas of nationalism were now nowhere replicated, कहीं भी repeat नहीं हो रहा था. तो अब options पढ़ते हैं. Early 20th century nationalism was linked to conservatism and early 19th century was linked to imperialism. बच्चे ऑर्डर देखो, 20th century में बोल रहे कंजर्वेटिज्म थी और बाद में इंपीरियलिज्म था, ये गलत है. सबसे पहले कंजर्वेटिज्म फिर आया इंपीरियलिज्म. ठीक है, तो 20th सेंचुरी तो बाद में आता है ना, 19th के बाद 20th आता है. 19th में इंपीरियलिज्म और फिर कंजर्वेटिज्म, तो ऑर्डर ही गलत है. Early 20th century nationalism was linked to liberalism, ठीक है, and 19th century nationalism was linked to imperialism. इसको रखते हैं दिमाग में, सोच के रखते हैं. ठीक है, आगे एक बार बढ़ के देखते हैं. ओ बाय द वे, बट अगर 20th सेंचुरी लिबरलिज्म थी और उसके पहले 19th सेंचुरी जो थी वो इंपीरियलिज्म थी, ऐसा बताया जा रहा है. Okay. Next, it says that early 20th century nationalism was linked to colonialism, and early 19th century nationalism was linked to democratization. डेमोक्रेटिक सेटअप्स अभी तक नहीं आ रहे थे, इनकी बात कहीं भी नहीं हो रही है. अब ये दो ऑप्शंस हैं हमारे जिनमें हमको एक्सप्लोर करना है. हम वापस आकर के अपने पैराग्राफ को पढ़ेंगे अगर कंफ्यूजन है तो. Nationalism aligned with imperialism led Europe to disaster. तो आप देखो nationalism align हो रहा है imperialism से कब, 20th century में. ठीक है, 20th century में ये हो रहा है. तो nationalism was linked to liberalism early 20th century. No, it is linked to what? Imperialism. Liberalism से linked नहीं है, तो ये statement भी हमारा गलत हो गया. तो 20th century nationalism was linked to imperialism, सही बात है. और 19th century में उसके पहले लिबरलिज्म की बात हो रही थी. आपको याद होगा हम नेशन स्टेट बना रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आ जाता है इंपीरियलिज्म बाद में, और वहीं पे आप लोग कह रहे हैं इंडिपेंडेंस भी चाहिए, तो डिजास्टर हो गया. तो ये आपका डेमोक्रेटाइजेशन की वजह से चला गया. यहाँ पे लिबरलिज्म जो बोल रहे हैं वो 20th सेंचुरी में लिंक बता रहे हैं, बट इंपीरियलिज्म से लिंक था, और ये तो ऑप्शन में है ही नहीं कहीं. ठीक है, नेक्स्ट, What was the characteristic of anti-imperialist movement which emerged? हमें पता है कि इनको लगने लग गया था कि नेशन स्टेट नेचुरल फॉर्म है, मॉरल फॉर्म है, ये कहीं भी रेप्लिकेट नहीं हो रहा था, कोई वायलेंस ज्यादा एज सच नहीं था, रोमांटिसिज्म को लोग ज्यादा फोकस कर रहे थे. तो अब ऑप्शंस देखो, there were replica of early nationalist movements had their own unique characteristics, were led by philosophers, none of the above.
बच्चे फ्रेंच रिवोल्यूशन फिलोसोफर्स लगा रहे थे, यहाँ पे नहीं. इट वाज लेड बाय अ लॉट ऑफ अदर लीडर्स. नन ऑफ द अबव ऑब्वियसली नहीं है. रेप्लिका भी नहीं थी. हमने यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है. ओ सॉरी, आई डिड नॉट रियलाइज कि आपको दिख भी नहीं रहा होगा. माय बैड. यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि सबके अपने स्पेसिफिक वेराइटी थी, यानी कि सब यूनिक थे आपस में, कोई भी किसी को भी रिपीट नहीं कर रहा था, पहले वाली चीजों से इंस्पायर्ड नहीं हो रहा था. ठीक है. Name the countries which intensified the tension. बच्चे, it was all of these: Russia, Germany, Hungary, UK, Great Britain, यानी कि UK, Austria, all of them were responsible. What was the main aim of anti-imperialist movements? क्या चाहते थे ये लोग? Collective national unity, independence from imperialist power, revolt against them, all of the above. They obviously wanted national unity. They wanted independence from these powers. और वो कैसे होता है? इनको revolt करके ही होता. तो all of the above हमारा सही जवाब हो जाएगा. अब इसी के साथ आता है नेक्स्ट एक और हमारा आपके लिए सोर्स. The physical diversities and plurality of cultures in India are reflected in the agricultural practices and cropping patterns in the country. India has 3 cropping seasons: Rabi, Kharif, and Zaid. Rabi crops are sown in winter from October to December and harvested in summer from April to June. Some important Rabi crops are wheat, barley, pea, gram, and mustard. ये सारे Rabi crops हैं हमारे. Kharif crops are grown with the onset of monsoon in different parts of the country, and these are harvested in September and October. Examples are paddy, maize, bajra, arhar, moong, urad, cotton, jute, groundnut, soybean. In between the Rabi and Kharif seasons, there is a short season during the summer, जिसको ज़ैद कहते हैं, जहाँ पे mostly fruits and vegetables होते हैं, जैसे watermelon, muskmelon, cucumber, vegetable, fodder crops. Sugar cane को हमको पता है almost 1 साल लग जाता है grow करने में. Agriculture is the backbone. India is an agricultural country. 2/3 of its population is engaged in agricultural activities. And agriculture is a primary activity, which is an age-old economic activity. इसी के साथ बढ़ते हैं पहले सवाल पे. फर्स्ट क्वेश्चन सेज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. एग्रीकल्चर बैकबोन है इंडिया का. 2/3 पॉपुलेशन यहाँ पे है. एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी. इंडिया इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री. साफ लिखा है कि इंडिया जो है, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री. बाकी सारे स्टेटमेंट बैकबोन, 2/3, प्राइमरी एक्टिविटी, ऑल ऑफ इट इज करेक्ट. तो इंडिया इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री, यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन है. ग्राउंडनट एंड सोयाबीन आर, बच्चे हमने एग्जांपल देखा था, मॉनसून क्रॉप्स हैं ये सारे. मॉनसून के टाइम पे पैडी वगैरह के साथ ग्रो किए जाते हैं. तो खारिफ क्रॉप हमारा सही जवाब है. Which of the following crops are grown with the onset of monsoon and harvested in the month? मॉनसून वाले क्रॉप को अभी अभी डिस्कस किया है. खारिफ हमारा सही जवाब होगा. ये विंटर क्रॉप्स होते हैं राबी, और जैद जो है वो हमारे समर क्रॉप्स होते हैं. ठीक है, चलिए. In which month Rabi crops are harvested? कौन से महीने में राबी क्रॉप्स हार्वेस्ट किए जाते हैं? राबी क्रॉप्स यानी कि विंटर क्रॉप्स. विंटर क्रॉप्स को हम सो करते हैं अक्टूबर से दिसंबर में, यानी कि ये तो नहीं होंगे. उसके बाद कम से कम 6 महीने तो लगेंगे ग्रो करने को, और बिल्कुल समर सीजन के ऑनसेट के साथ इसको हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कि लगभग मार्च अप्रैल. तो अप्रैल टू जून हमारा सही जवाब यहाँ पे ऐसे हो जाएगा. वाटरमेलन, मस्कमेलन, ये सब किस चीज के एग्जाम्पल्स हैं बच्चे? ये हमारे समर क्रॉप्स हैं. गर्मियों में कुछ दिन में, 2 महीने में, बहुत से बहुत 3 महीने में ये ग्रो कर जाते हैं. तो ये शॉर्ट टर्म वाले हमारे जैद क्रॉप्स होंगे, समर क्रॉप्स. नाउ विद दैट वी हैव समथिंग फॉर यू टू बी द रियल अचीवर. आपको डाउट्स है, कहाँ जाओगे आप? आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, कहाँ जाओगे आप? असाइनमेंट चाहिए, और ज्यादा मॉक टेस्ट चाहिए. एग्जाम्स बिल्कुल 15 दिन में होने वाले, 20 दिन में होने वाले. हम सिलेबस अभी भी पूरा नहीं कर पाए हैं. रिवीजन चाहिए, रिवीजन का प्लान नहीं है. लैंग्वेज की इशू है. सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड जस्ट वन सिंपल सॉल्यूशन. वेदांतु's लाइव इंटरैक्टिव सेशन. गाइज, ऑल द सेशंस व्हेन इज लाइव, आपकी जिंदगी वैसे ही आसान हो जाती है. जो पूछना है टीचर से पूछो, टीचर सामने से समझा रहा है, डाउट्स क्लैरिफाई हो रही है, कॉन्फिडेंस अलग सा आ जाता है. और उसमें भी अगर कुछ अमेजिंग मेंटी जैसे क्विजेस चलते रहे तो वो सेशन फन भी बहुत हो जाता है. द बेस्ट पार्ट इज यू गेट टू कवर योर एंटायर सिलेबस. आपको जो भी चाहिए, अभी देखो नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, बट वी नीड सर्टेन नोट्स जहां पे हम हमारा कंडेंस्ड पूरा कंसोलिडेटेड नोट्स को देखें और कहें कि यार ये तो समझ आ गया पूरा, ऐसा कुछ चाहिए. तो ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे? एक्सपर्ट्स से.
हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जो आप डाउनलोड करके अपने डिवाइस पे सेव कर पाओगे, डाउट्स तुरंत सॉल्व होंगे, सारे सेशंस लाइव है। सेशंस में मास्टर टीचर के साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है क्लास टीचर के फॉर्म में, जो आपके डाउट्स को अलग से एक पैनल में सॉल्व करेंगे, ना कि पब्लिक चैट में जहां वो खो भी सकता है। और इसके अलावा आपके पास एक ऐप का भी ऑप्शन है, इफ यू गाइस डोंट नो, जस्ट इन केस। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स टॉपिक वाइज असाइनमेंट दे दे करके आपको प्रैक्टिस किए जाएंगे, और अगर आपको फिर भी टेस्ट वगैरह देने के बाद लगता है कि नहीं हो पाया, और फिर कैसे लगेगा? मॉक टेस्ट जब हम देते हैं, खुद से हम सिर्फ आंसर करेक्ट और रॉन्ग करते हैं, उसकी प्रॉपर एनालिसिस हमारे पास नहीं होती। यहाँ आपके रिजल्ट्स में एनालिसिस होगा, आपको पैटर्न बताया जाएगा कि क्या पैटर्न है आंसर करने का, तो आपको पता है व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन। एंड फिर भी कोई चैप्टर लगा नहीं समझ आया तो माइक्रो कोर्सेज यार, टॉपिक एंड चैप्टर स्पेसिफिक सेशंस, दैट इज इट, दैट इज ऑल दैट वी नीड। एंड हमारा तो सीबीएसई का बिल्कुल रॉक हो जाना है फिर। तो क्रैश कोर्स अभी है कुछ दिन के लिए अवेलेबल, ले लो फटाफट, ठीक है? तो व्हाट यू नीड टू डू, now I'm going to open YouTube and show you, let me just quickly give me a second. Okay, चलो ये वाला सेशन मान लेते हैं कि हम ये सेशन देख रहे हैं, ठीक है? जब आप इसमें स्क्रॉल डाउन करते हो, ये देखो, लेट्स से दिस इज द सेशन दैट वी आर वाचिंग, 30 MCQs। व्हेन यू स्क्रॉल डाउन, आप यहाँ शो मोर में जाओगे तो आप देखोगे यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दिया है, आपको सिर्फ क्रैश कोर्स से मतलब है, आप सिर्फ क्रैश कोर्स पे क्लिक करोगे, you'll be directed here on this page, जहां पे आप मेरा कोड लगाओगे, आपको एडिशनल, आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा, और सिर्फ 2700 और 3100 में ये दोनों प्लान, क्लासिक और लाइट, आपके लिए अवेलेबल है। लाइव सेशन, असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज, ये सब है। बट अगर आपको चाहिए कि सुबह 8 से रात के 11 बजे तक हमारे डाउट्स भी सॉल्व होते रहे, तो क्लासिक इज आवर गो टू प्लेस। 3000 रुपए में पूरा पूरा आपका कोर्स, क्रैश कोर्स, रिविजन, एवरीथिंग A to Z विल बी अवेलेबल। जैसे मैंने आपको बताया, जब आप लेते हो हमारे साथ सब्सक्रिप्शन, तो आपको एक ऐसा डैशबोर्ड मिलता है। इस डैशबोर्ड में आपको अपकमिंग आने वाले सेशंस और पास्ट पुराने सेशंस दोनों नजर आएंगे। आपको देखना है, आप जा करके रिप्ले देख सकते हो, ठीक है? आपने गेट नोट्स पे क्लिक किया तो इस तरह से नोट्स ओपन हो जाएंगे। ये देखो, ये नोट्स जिनमें हैंड रिटन नोट्स भी है, मास्टर टीचर ने कुछ लिखा है, वो सब कुछ भी आपको देखो, ये सब साथ साथ में नजर आएगा। मास्टर टीचर ने जो कुछ भी चीजें लिखी हैं, वो उन सब चीजों के साथ, क्वेश्चन आंसर के साथ, एवरीथिंग के साथ, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर। एंड पास्ट सेशन देखना है तो चलो देखते हैं, इतने सारे कुछ क्वेश्चंस हुए हैं, सारे डाउट्स रिजॉल्व कर दिए गए। ये हमारा पास्ट सेशन है, यहाँ से रिप्ले देख सकते हैं, इसको चलाया, ठीक है? ये देखो, यहाँ से रिप्ले देख पाओगे आप, तो आप ये ऐसे दोबारा देख पाओगे रिप्ले। एंड एट द सेम टाइम, इफ यू नीड मोर कंटेंट, मोर प्रैक्टिस पेपर्स, तो कंटेंट में जाके शेयर टेस्ट में जाना है, यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि हाँ भैया ये चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। So that is the beauty of this, and I think you should definitely consider it. आपको चाहिए कि पूरे साल का हो तो पूरे साल का भी ले लो, अभी मतलब टर्म 2 के लिए भी आप ले सकते हो, ठीक है? Now, when you take the long-term sessions with us, we give you the Vedanta improvement promise, where we say, promise you, कि अगर आपकी पूरी पूरी इंप्रूवमेंट नहीं हुई तो आपके पैसे वापस। सिर्फ 2 कंडीशन है, अटेंडेंस 75% होना चाहिए, और असाइन टेस्ट आपने 75% अटेम्प्ट करे होने चाहिए। और हमारे जो वेदन्स हैं यहाँ पे, ये हमारे अमेजिंग वेदन्स इसी चीज को ऑलरेडी हमारे लिए प्रोफेस कर रहे हैं, है ना? चलो, अब इसी के साथ मैं आपको ये याद दिला दूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप कोड जरूर लगाना भूलना मत। कोड इज योर एंक प्रो, एंक प्रो कोड लगाने से ही आपको डिस्काउंट मिलता है। अगर आपने नहीं देखा अब तक तो एक बार वापस दिखा देती हूँ, ठीक है? आपने अगर ये वाला पेज देखा होगा, ये देखो, एंक प्रो इज द कोड। ये कोड नहीं लगाया बच्चे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो कोड जरूर लगा लेना, ठीक है? चलो, नाउ विल मूव टू द लास्ट सेक्शन, मैप वर्क। ए और बी हमें आइडेंटिफाई करना है। A, on a political map of India, A is marked as a dam. Identify it from the following options: Hirakud, Sardar सरोवर, नागार्जुना और सलार। आप देखो यहाँ पे आपके ऑप्शंस का साफ साफ दिए गए, आपको क्या लगता है कौन सा है? ये नर्मदा रिवर वाला है। नर्मदा रिवर पे हमारा क्या है? ओके, आई एम सॉरी, आई थिंक इट्स नॉट बीन मार्क्ड, ठीक है?
ओके कोई नहीं। नर्मदा रिवर पे क्या है बच्चों? चलो एक होमवर्क क्वेश्चन भी हो गया हमारा, सरदार सरोवर, ठीक है। नेक्स्ट है बी जो पॉइंट है हमारा, इज मार्क्ड एज अ मेजर क्रॉप, आइडेंटिफाई द मेजर क्रॉप ग्रोन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, व्हीट, राइस, शुगर केन एंड कॉटन। ये देखो, ये बी पूरा स्ट्रेच आपको दिया गया है, ठीक है। मेजर एरियाज भी दिए गए हैं, माइनर एरियाज भी दिए गए हैं, तो बी है वो क्या ग्रो कर रहा है। आई विल टेल यू द आंसर्स, दैट्स नॉट अ बिग इशू, ठीक है। गुड पॉइंट है, इसको होमवर्क क्वेश्चन की तरह ट्रीट करते हैं। होमवर्क क्वेश्चन अब आपके 3 हो गए, आपके मैप्स के क्वेश्चन हो गए 3। आप कहाँ दोगे? कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे, मैं आपको अलग से इसका जवाब बताने वाली हूँ, ठीक है। और आप मुझे बताओगे इन दोनों मैप क्वेश्चंस का जवाब। एट द सेम टाइम मैंने आपको बीएमआई का फॉर्मूला पूछा है और पूछा है रेंजेस कि 18 के नीचे और कैसे कैसे कहाँ कहाँ अंडरवेट, ओवरवेट, ओबीज क्या कंसिडर किया जाता है। तो ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। मैं मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्द। तब तक के लिए एक नजर डाल लीजिए ऑन द डेट्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द बैचेस। इन सारे डेट्स पे हमारी बैचेस शुरू हो रही हैं। एंड रिमेंबर दैट द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोड इज ANKPRO फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई दिस कोड, ठीक है। तो बस इसी के साथ समाप्त होता है हमारा आज का सेशन। मिलते हैं बहुत जल्द, till the next time I'm going to sign off guys. Do not forget to check out the Vedantu Pro subscription, it's really helpful, बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिल रही है, ठीक है। बट अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो उसको लाइक करना मत भूलना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज अ लॉट ऑफ अदर सेशंस are going to come up and you guys are going to love it. तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम तक के लिए। गुड नाइट, शब खैर, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय।